हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ फिर एक बार कमर साहब हैं और कमर साहब की जो स्पेशलिटी है वो तो थोड़ी सी आज जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन नॉर्थ इंडियन खानों की अगर बात करें तो खाना हर समाज का, हर सोसाइटी का, हर मुल्क का उसकी तहजीब का हिस्सा होता है और उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। उसको खाने का, पेश करने का, सर्व करने का तरीके होते हैं। नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री खानों के एतबार से बहुत रिच रही है, बहुत रिच रही है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ हिंदुस्तानी खाने नहीं मिलते हैं, यहाँ हमें मुगली खाने भी मिलते हैं, ईरानी भी हैं। उन हमारे जो नॉर्थ इंडिया के खानों पर पर्शियन खानों का असर भी है और बाकी जो हमारे रीजनल खाने हैं हिंदुस्तान के, वो तो यमीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो कमर साहब, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे शो में वतन की बात हम वतनों के साथ। आप हमें बताइए कि नॉर्थ इंडिया में खाने की क्या अहमियत है और इसकी क्या जर्नी है। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने शुरू में कही कि ये एक तहजीब का भी से भी जुड़ा हुआ होता है खाना। और खाना अकेला नहीं होता। खाना, जैसा आपने बताया, कैसे सर्व, वो बर्तन, जी। वो दस्तरखान, फिर उसके अलावा उसमें बैठने का एक तरीका, खाने का एक तरीका, अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग तरीके से। रमज़ान के अलग हैं तो दिवाली के अलग हैं, होली के अलग हैं, ईद के खाने अलग हैं, बकरीद में अलग है, फेस्टिवल्स में। तो इस तरह से बड़ी वैरायटी हो जाती है। जो लोकल है, ये सिंथेसिस है हिंदुस्तानी यहाँ का खाना और जो ईरान से आया था खाना। बेसिकली जो नॉन वेज है, वो बेसिकली ईरानी फूड है। सारा ईरान से ही तमाम इधर भी आया, उधर सेंट्रल एशिया, टर्की तक गया, और फिर टर्की ने हर जगह इसमें चेंज आते रहे। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आया तो ये बेइंतहा मजे का हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में स्पाइसेस थी स्पाइसेस थी। थैंक यू सो मच जो फॉर। कि मैंने ईरान में भी खाया और दूसरे मुल्कों में भी, सेंट्रल एशिया के खाया। यही पुलाव, यही जर्दा, यही हलवा, यही सब चीजें थी खाने में। कबाब भी थे, लेकिन वो मजा नहीं था क्योंकि उसके अंदर स्पाइसेस उनके पास नहीं थी। हालांकि अब कुछ जगहों पे टर्की वगैरह में उन्होंने इस्तेमाल करने लगे हैं, शुरू की है, लेकिन ब्लैंक होता है ज्यादातर। ईरानी खाना भी ब्लैंक है बिल्कुल। जी जी। नाम भी यही है जो यहाँ पे हम जिनको जो नाम लेते हैं, वही प्रोनाउंसिएशन भले दे। ये जो रीजन है नॉर्दर्न इंडिया का, खासतौर से ये बहुत रिच रीजन है। बहुत रिच। तीन मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। जाड़े के खाने अलग है, यही खाने बदल जाते हैं। गर्मी में बिल्कुल अलग होते हैं, बरसात में हम नई चीजें और अलग तरीके से चीजें पका के सब्जियां खाने। चेंज हो जाती हैं, सब्जियां। नहीं, बल्कि हम, आप ये भी देख लीजिए कि हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं जाड़े में, गर्मी में, बरसात में। हमारे उन कपड़ों के रंग भी बदल जाते हैं। बसंत आते ही पीला हो जाता है पीला हो कपड़ा, जाता पहने जाते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे गर्मी आती है, वैसे वैसे सफेद, बहुत हल्के रंग होते चले जाते हैं और सफेद रंग हो जाता है बाद में। मई जून की कड़ाके की जब गर्मी पड़ती है तो सफेद कपड़े पहने जाते हैं। फिर उसके बाद बरसात आती है तो हरे रंग के कपड़े, धानी कलर जिसे हम कहते हैं, जी। और डार्क कलर जाड़े में आ जाते हैं, गुलाब, हर किस्म के रंग होते हैं जाड़े के अंदर। यही फूल भी खिले हुए होते हैं इस सीजन में, अगर आप देखें जी। तो कपड़ों के साथ साथ परफ्यूम भी बदल जाता है। परफ्यूम भी बदल जाता है जी। जो फूल होते हैं उन्हीं से कपड़े रंगे जाते थे, वही कलर होते थे, फिर वही परफ्यूम, उन्हीं का परफ्यूम उसी मौसम में जो फूल होते। जाड़े में आपको क्या मिलेगा? गुलाब और इस तरह के जितने खुशबू वाले फूल हैं वो मिलेंगे। गर्मियों में आपको बेला, चमेली और इस किस्म के सफेद, जिसकी बेइंतहा खुशबू और बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर इसके अलावा मौसीकी भी हमारी बदल जाती है। जी। हमारी ये हमारा जो पूरा सिस्टम है लाइफ का,
उसके बड़े पार्ट्स हैं। मुझे याद आता है कि हमारी नानी गर्मियों में एक फूल आता था छोटा छोटा, उसकी डंडियों से दुपट्टे रंगती थी जी, गर्मी। हार सिंगार से कपड़े रंगे जाते थे, खास जी तौर से जी। बसंत में वो बसंत। अ, जी बसंत में उससे होते थे, और हार सिंगार को 2 दिन पहले से भिगो दिया जाता था। जी मुझे जी याद है मेरी वालदा के जिस वक्त बसंत आने से पहले इंतजाम होते थे, जी। कपड़े तैयार होते थे और बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल। उस एरिया की लड़कियां लगी रहती थीं, उसकी चूड़ियां आती थीं वैसे ही बसंत की, और फिर बसंत गीत गाए जाते थे, जी। और मिरासने आके गाती थी। वो सब अब खैर ये सब तो खत्म होती चली गई। अब मैं कल्चर समझता बहुत चेंज हो गया हूँ है अभी। मैं आखिरी उस जनरेशन का आदमी हूँ जिसको थोड़े थोड़े बचपन के याद है। तो हमारी मौसीकी भी बदल जाती है। मैं कह रहा था, जी गर्मियों में अलग है, जाड़े में अलग है, बरसात में अलग है, सुबह अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है, देर रात की अलग है, भैरवी आ जाती है। तो इस तरीके से राग भी बदलते रहते हैं। इनको हजरत अमीर खुसरो ने काफी इस पे काम किया, और इसको काफी इसमें चेंजेस लाए, तराना मिला के। संगीत तो बहुत पुराना था, लेकिन जी उसको उसने मंदिर से में नहीं कन्फाइन किया, ध्रुपद को निकाल के उन्हीं ने स्टेज पे भी ले आए, स्टेज और अलग पे। अलग जी राग रागनियां बनाई, और फिर उसके अलावा तमाम। तो इस तरीके से फिर उसके अलावा हमने देखा ये जो खाने बने हमारे, इसकी इतनी वैरायटीज हैं, इतनी एक एक चीज, एक अगर आप कबाब ले लीजिए, जी पता नहीं कितने किस्म के हैं, कोई बता ही नहीं सकता मेरे सामने। मैं समझता हूँ कि एक आदमी की कोई पूरी रिसर्च करे कि कितने कबाब हैं, पता जी चलेगा आपको। हर फैमिली की, खासतौर से अवध के रीजन में, जी। हर फैमिली की अपनी एक रेसिपी काकोरी के होती कबाब तो मतलब आज भी है। मशहूर हैं। ये तो मशहूर हो गए, लेकिन जो जो बहुत से ऐसे कबाब हैं जो उन फैमिलीज के अंदर है खाली, और बेपनाह मजे बहुत। मजे के हैं। बेपनाह मजे के। हम लोग तो जानते हैं, जो बात लोग जानते हैं वो कहते हैं भाई शामी कबाब है और ये सीख सीखा कबाब है। कबाब जी। उसके अंदर जो वैरायटीज हैं, शामी कबाब की जो वैरायटीज हैं, खासतौर से अवध के रीजन में, अब तो इलाहाबाद आप देख लीजिए। और एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारा खाना जो है, ये हकीमों ने इसको, जो जो इसके रेसिपीज हैं वो हकीमों ने तैयार की हैं ये। और अच्छा, जी, ये हकीमों की तैयार की ये हुई बात है। नहीं पता थी इसके मुझे। जी, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं इनकी। और अलग अलग सीजन में आप देखिए, अलग अलग मिकदार में हम्म, स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है। अब जाड़े के अंदर आप आ जाइए तो खास तौर से जायफल, जायत्री और पता नहीं क्या क्या चीजें जो जी। बढ़ा दी थी हकीम अजमल खान ने। चाय में बन इधर जाओ, चाय में अदरक बढ़ जाती है। चाय में अदरक बढ़ जाती है, सब हम्म, चीजें उन लोगों ने, हकीमों ने ये नुस्खे तैयार किए थे। और क्योंकि अवध के अंदर हर कोई, जितने भी जमींदार थे, साहिब हैसियत लोग थे, वो उनके अपने हकीम होते थे। तो वो हम्म, उनकी फैमिली के मिजाज, उनकी फैमिली की के जो सेहत के रिक्वायरमेंट थी से। सेहत के देखते हुए, उसके हिसाब से वो चेंज। मुझे याद है मेरे घर में एक हकीम थे, मेरे वालिद के वक्त तक थे, हम लोग छोटे से थे तब तक थे वो। तो वो खाने के मौसम जैसे ही चेंज होता था, फौरन वो बताते थे कि भाई ये बदल दो, ये बदल दो, अब ये बढ़ा दो, ये घटा दो चीज, और इस तरह से कर दो, ताकि ये खाने बहुत हैवी होते हैं और इन्हीं मसालों से वो हजम हो जाए। इसीलिए आज करी जो है, लफ्ज करी जी जिसको जी कहते हैं, जी यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो रहा है, आपके यहाँ भी पॉपुलर हो रहा है मुगलई फूड। तो जी। वो करी जो होती है वो खुद अपने को हजम कर, मतलब उसके हम्म, अंदर सामान होता है तमाम चीजें होती है। मुझे ये। याद आ रहा है कि मेरे खालू जो थे, वो बहुत शोर मचाते थे। वो इतना शोर मचाते थे कि गर्मी में कीमा नहीं बनेगा घर में, क्योंकि वो हाँ। हैवी हो जाता है, आप नहीं हजम नहीं कर सकते गर्मी में। मादा जो है उसमें मैदे में ऑलरेडी गर्मी होती है। जी जी, इस तरह की बहुत तो सी इस चीजें तरह की थी। चीजें हैं ये। आज तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हकीमों ने हमारे इस अजदाद के घरों में भाई, रेसिपी तैयार, मतलब मेनू तैयार किए हैं। नहीं, पूरी रेसिपीज वही लोग तैयार करते थे। और फिर ये पुराना ट्रेडिशन है यहाँ, उससे पहले वैद, आप जी, देखिए उसमें वैद थे हम पहले। करेक्ट क्या करेक्ट। वैद्यों ने तमाम ये हींग का खाना उनके जी
जी। खानों में हींग है और उनके खाने में कुछ और चीजें हैं इस तरह की। तो यहाँ क्योंकि यहाँ का पानी बहुत सख्त था और पानी की वजह से प्रॉब्लम होती थी। अकबर सानी बादशाह थे, ये 18th सेंचुरी अर्ली में, आई थिंक, मुझे याद नहीं डेट सर। उन्हीं ने हकीम अजमल खान से कहा था कि भाई क्या वजह है, यहाँ लोग बहुत पानी पेट के मरीज होते हैं दिल्ली में। हकीम अजमल खान ने फिर जाफर जैतरी और ये सब चीजें नहारी में मिलवाई ताकि वर्किंग क्लास को खाए। नहारी यहाँ पे बनती थी दिल्ली में, जी। और ये नहारी जो होती थी यहाँ के रईस लोग जो थे वो अपनी जो ड्योढ़ी होती थी उसमें पका के रख दी जाती थी और वहीं पे सुबह बांट दी जाती थी। और अब किसी के घर एक देख, किसी के घर दो देख, जिस हैसियत का होता था वहां के मोहल्ले के लोग आते थे उनको दी जाती थी, फ्री बटती थी। दूसरी बात ये कि इधर का जो फूड है आपको दिल्ली और आसपास का खासतौर से बड़ा ही ये आर्मी वाले स्टाइल में है, रेजिमेंटेड। बड़ी बड़ी बोटियां होंगी, रोस्ट बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, देख की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इनकी, इनका कौरमा भी बहुत अच्छा है और डिफरेंट टाइप का है। चावड़ी बाजार में आज भी शायद कहीं एक देग है जो शेर शाह सूरी की या बहादुर शाह जफर के जमाने की है। आज भी सुबह उसमें नहारी बनती है। आई थिंक चावड़ी बाजार के आसपास कहीं है कुछ। तो कहना जरा मुश्किल है। वैसे अब इस वक्त दिल्ली का जो खाना है ये दिल्ली का तो है नहीं, जी। दिल्ली तो लुट चुकी और खत्म हो चुकी। ये खाना बेसिकली वेस्टर्न यूपी के से जो आए थे लोग जो यहाँ पे बसे हैं, बहुत ही कम फैमिलीज हैं यहाँ दिल्ली में पुरानी, जिनके यहाँ ट्रेडिशन चला आ रहा है कम है, बहुत कम रह गई है। जो डोमिनेंट है वो क्लास जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न यूपी से आए हुए लोग हैं, और यहाँ पे जो कुक्स हैं वो भी वेस्टर्न यूपी के आपको ज्यादा मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि मुगल जो थे शुरू में तो इनके खाने अच्छे नहीं थे, इनके मसाले वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे आए और उसके बाद मसाले उसमें ऐड होते गए, खाते गए, तो फिर उसके बाद इनका खाना भी इंडियनाइज चला तो गया। अगर हम ये देखें कि जिस तरह जुबान के हवाले से दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा होता रहा है, खानों के मामले में इन दोनों जगहों में क्या फर्क है, लखनऊ और दिल्ली में? देखिए, लखनऊ का जो खाना है वो बहुत हल्का है, अच्छा। मसाले कम है, दिल्ली में रिच खाना है। जी, उनका कौरमा भी बहुत हल्का होता है, बहुत मजे का होता है, डिफरेंट टेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली का खराब है, मुझे हाँ, नहीं ऑफ कोर्स। आप इस तरफ आप आएंगे तो आपको जो कबाब है वो सीख कबाब ज्यादा चलता है। उधर शामी कबाब है, दर्जनों किस्म के, गलौटी है और गलावटी और पता नहीं क्या क्या होंगे। ये सारे लंबी लिस्ट है और जी। पसंदा भी जी। है, वो तरह का कबाब है। इधर दूसरे किस्म के आ जाते हैं, तंदूर वगैरह इन सब चीजें हैं, उसके रोस्ट बहुत से हैं, रोज बहुत है। हाँ जी। उनके खाने में नफासत बहुत है लखनऊ में, तो ज्यादा नफासत है। रोटी भी बहुत रुमाली रोटी जिसे वो कहते हैं खाई जाएगी। इधर आपको खमीरी रोटी का रवाज है। जी। खमीरी वहां भी बचती है, वहां पे भी बनती है, वो भी खाते हैं कुछ खानों के साथ, अलग अलग खानों के साथ अलग अलग चीजें हैं। और गौरतलब बात यह है कि नाम तो मुगल लाए थे ना, ये नाम तो मुगलों की तंदूर, देन है। जी तंदूर और बेकिंग ये दोनों ईरान से शुरू हुए थे। दोनों ईरान से आई हैं। जी। बेकिंग भी वहीं से वेस्ट गई, जी। और वहीं वो लोई बना के धूप में रखते थे, उससे टेम्परेचर नापते थे उंगली दबा। तो वहां से उनको आइडिया मिला कि बेकिंग की जा सकती है। उस वक्त यूरोप में ये सब कुछ नहीं था, अच्छा। यूरोप डार्क एजेस में था। जी। इन्हें वहां से बेकिंग फिर शुरू की, फिर और तंदूर बनाए अपने, और वो तंदूर पंजाब, अफगानिस्तान होते हुए, पंजाब होते हुए नॉर्दर्न इंडिया में आए, उधर सेंट्रल एशिया जी, सब तरफ चले गए जी। चले गए। ये किले वाला तंदूर है जो हमारा मिट्टी वाला। जी। ये वहीं से आया है, सब जी। वहीं से आया। अफगानिस्तान, हमारे यहाँ अफगानिस्तान होता हुआ हिंदुस्तान में आया। जी। उनके यहाँ आज भी इसी तरह की खमीरी है। जी। जी। जी, आज भी बनती है। जनों किस्म की, आपको अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया में पता नहीं कितने किस्म की रोटियां हैं, और हमारे यहाँ भी बेइंतहा किस्म की रोटियां हैं। हमारे यहाँ भी काफी हो गई हैं। जाड़े में जब आ जाते हैं
कि जाड़े में एक चीज और भी है कि वो चीजें ज्यादा खाई जाती हैं जिसमें घी होता है। पराठे होंगे, किस्म किस्म के बनेंगे पराठे, ऐसे दाल के पराठे के पराठे, दाल के नान बनते थे, क्ले जी वाले उसमें लगते थे तंदूर में। दादी करती थी हमारी, किले वाले तंदूर में चने की दाल नान में भर के उसमें लगते थे, और घर का घी जो आता था वो उसमें पूरा अच्छे से जज्ब किया जाता था, वो खाते थे सब पूरी दोपहर की सर्दियों में। जी। तो ये चीजें थी, इस तरह की बहुत सी हैं। बहुत सारी। आपको हर 100 मील की दूरी पे एक नया तरीका मिल जाएगा बनाने का। जी पता जी। नहीं कितने तरीके हैं। फिर पंजाब में कुछ है, यहाँ पे कुछ है, दिल्ली में कुछ है, फिर उसके अलावा और आगे बढ़िए आप, लखनऊ में थोड़ा फर्क हो जाता है, जी। ताफसान आ जाता है। फिर शीरमाल है, बाकर शीरमाल है, यस, शीरमाल है। शीरमाल शीरमाल जिस वक्त लखनऊ में बनी है उस वक्त खूब सेलिब्रेशन हुआ था उसका, एक बहुत बड़ी चीज। और फिर बाकर खानी का क्या कहना। बाकर खाने का क्या कहना। जी हाँ, ये इस तरह के बहुत से ट्रेडिशन है। जी फिर देखिए, जो मैदे की चीजें बनती हैं उसमें घी का इस्तेमाल बहुत होता है, चाहे बहुत। मिठाई हो जी या वो हो, और वो जाड़े में ज्यादा खाई जाती है। जी जी। और वो चीजें जितनी भी होती हैं वो बहुत रिच होती हैं, हम्म, और उनका हजम करना भी मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ज्यादातर ये चीजें ग्रीन वेजिटेबल। भोपाल की साइड में अगर हम जाएं तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, लेकिन खाने में डिफरेंस है। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। मिर्च ज्यादा खाई जा रही है, और आगे बढ़िए और ज्यादा मिर्च हैदराबाद में। देखिए, बेसिकली हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ और जौनपुर, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं खाने अच्छा, के। खाने के। जी। हैदराबाद का अलग है, हम्म खाने यही है, लेकिन उनका पकाने का, उनके नुस्खे, उनके वहाँ पे गर्मी ज्यादा है, गर्मी गर्मी कम, गर्मी ज्यादा गर्मी, उनके यहाँ जाड़ा नहीं है, हम्म। उनके अलग हिसाब है। उनके यहाँ खटाई बहुत ज्यादा है, है। बहुत ज्यादा है। मिर्च बहुत ज्यादा है। मिर्च जो है उसको ये कहते हैं कि वो जो है पेट की गर्मी को कट करती है, हम्म कूलिंग उसमें। पता नहीं, हालांकि बहुत से लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन अभी कुछ साइंटिस्टों ने कहा है कि कोई यस, इट हैज कूलिंग इफेक्ट एज वेल। एनीवे, ये डिबेट तो अलग है। फिर हम्म उसके बाद लखनऊ का एक अलग स्कूल बना, जो अवध के नवाबीन ने बनाया, बेइंतहा रिच स्कूल बनाया उन लोगों ने, नफासत जरूरत से ज्यादा है उसके अंदर। फिर उसके अलावा जौनपुर में बहुत शर्की हुकूमत के दौर में बेइंतहा अच्छे खाने बने, आज भी उनके हम्म। कुक्स मशहूर हैं, बहुत अच्छे कुक होते हैं। गुर्बत की वजह से अब वो लोग इतने मशहूर नहीं रहे, इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। इन्हीं की वेरिएशन है। रामपुर ने अपना अलग किचन बनाया, उन्हीं ने, रामपुर वालों ने अपने अलग तरीके बहुत सी चीजों में डेवलप किए। रामपुर ने काकोरी के कबाबों की को कंपटीशन दिया है। रामपुर के खाने में कई आपको स्ट्रेन मिलेगा। एक तो पठानों का जो अपने स्टाइल है, जी जी। तार गोश जो है चार उनका, कोश है। और जी इंतहा मजे का होता है। और फिर उसके अलावा उनके उनके यहाँ रोस्ट कई किस्म के बनते हैं। खाने यही हैं, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है थोड़ी उनकी, और वेरिएशन है। उन्हीं ने बड़ा। उन्होंने नान भी बहुत बड़ी बनाई हुई है। यहाँ बड़ी नान उनके यहाँ जी चलती है। वो नान आती है, फौरन उसके टुकड़े हो जाते हैं, और हम्म। गरम गरम बट जाती है। आप लोग जितने दस्तरखान में बैठे रहते हैं उनमें आपस में, और उसमें इसकी वजह से खाया ज्यादा जाता है। गरम जी गरम तो एक एक टुकड़ा लोगों को मिलता है, दो दो चार चार निवाले खाए, फिर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, बढ़ती रहती है। एक जी। शेयर्ड फीलिंग उनके यहाँ हम्म। अ, पठान्स में है। जी वो है। पहले तो ये होता था कि, अब तो नहीं, बहुत पहले थाली के अंदर जी। अ, एक ही पुलाव साथ एक बड़ी सी meal होता बैठ था। के चारों तरफ चार पांच आदमी बैठ के खा लिया। तो इस तरह से है। अब जौनपुर का अलग है, शर्कियों ने जो डेवलप किया, उनके यहाँ बाकरखानी उनकी बहुत अच्छी है, उनकी शीरमाल बहुत अच्छी है, उनके बहुत से खाने बहुत अच्छे हैं जो पॉपुलर नहीं है इस तरफ, लोग नहीं जानते उनको। वहां से वो खाने चले गए हैं बनारस, और बनारस से पटना। पटना के आसपास के जो आपको खाने मिलेंगे वो ज्यादातर जौनपुर स्कूल के हैं, शक्ति के वक्त के हैं, क्योंकि वो लोग बहुत करीब थे। पटना
पहले जो गवर्नर होता था वो इलाहाबाद, मुगलों के पीरियड में गवर्नर इलाहाबाद रहता था, इलाहाबाद का जो गवर्नर होता था वो पटना तक और उसके अतराफ का पूरे इलाके को कंट्रोल करता था। तो इस वजह से वो उस पर काफी इम्पैक्ट है वहाँ पे, जौनपुर के खानों का वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर देखिए फेस्टिवल्स के अलग खाने हैं हमारे पास। जी जी जी। मुहर्रम के जो खाने हैं वो बिल्कुल अलग है, उसके अंदर तर्क लज्जात एक चीज तड़के होती लज्जात है जी। है। 10 दिन के हम अच्छा खाना नहीं खाए नहीं जाते, खाते। कढ़ाई भी चलेगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और उसमें उन खानों में वेजिटेरियन फूड भी बहुत है, खासतौर से 10 मुहर्रम को जो खाना 10 होता है। जी हाँ, उसमें काली दाल होगी और उसका साग, खिचड़ी है और तो खिचड़ी है, कहीं कुछ है, खिचड़ी होती तवा है नहीं जैसे चढ़ेगा, कुछ 8 समथिंग। तारीख को होता है। जी हाँ, जी। 8 मुहर्रम को खिचड़ी होगी। और जनरली जो होता है उसमें खिचड़ा खिचड़ा, यस यस का यस। हनी। जो ताजिए उठते हैं और फिर उसके अलावा खिचड़े की तो तैयारी बनती है होती है। इसकी। और वो खिचड़ा लंगर में भी लंगर बटता है, में। वहाँ पे जी जी होता है। और उसी का लंगर होता है, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग जगहों पे देख बनेगी अलग अलग तारीखों में, और वो 10 दिन इसी तरह से वो चलते हैं। फिर उसके बाद दस्तरखान होते हैं। दस्तरखानों में 8 तारीख का जो दस्तरखान है उसमें अच्छा खाना हो जाता है। अब अवध के रईस थे, उन्हीं ने देखा कि कितने दिन तक ये जी। सब्जी सब्जी खाते खानी रहे। पड़ेगी। एक दिन तय किया, नहीं भाई ये तारीख जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस दिन मौला के लिए जो नजर होगी उसके अंदर अच्छे खाने अच्छे खाने बनेंगे जी। अच्छा, बिरयानी के बारे में बताइए कि बिरयानी तो हमारी भाई मिडिल ईस्ट से आई है, हमारे यहाँ नहीं होती थी पहले, मुगल लेकर आए अपने साथ, लेकिन आज बिरयानी की जितनी वेरिएशन हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिरयानी के साथ भी यही हुआ कि मसाले बदलते गए, स्टाइल बदलती गई। अब उसमें हैदराबाद में आलू आ गया, बॉम्बे में आलू आ गया, कलकत्ता की अलग हो गई। और जो कहीं अंडा आ गया, कहीं सब्जी आ गई, आज कहीं की बिरयानी वगैरह आज भी जो है मैं समझता हूँ लखनऊ वगैरह में बहुत अच्छी है। लखनऊ में ही, हाँ लखनऊ और दिल्ली में भी अच्छी बन रही है बहुत बिरयानी। बहुत अच्छी है। दिल्ली और लखनऊ दोनों में अच्छी बन रही है बिरयानी, वेस्टर्न जो यूपी ओरिजिनल है, यखनी वाली। जी यखनी वाली वही। जी। देखिए जो असली जो मजा है पुलाव का है, हाँ जो एग्जैक्टली, पुलाव है, बिरयानी तो सभी बन रही है ये, वो जो पुलाव यख है जी। जो यखनी पुलाव खास तौर से इस तरफ बनता है, मुरादाबाद और अमरोहा, नौगावा, और फिर उसके अलावा तहसील है, ये सब छोटी ऐसी छोटी जी है, बदायूं और इधर सब पूरा ये ये इस पूरे रीजन के अंदर जो बनता है, इस वेस्टर्न यूपी का जो वैसे बनता जी। है, इससे अच्छा कोई पुलाव नहीं। इसका ये अगर थोड़ा सा बासी खाया जाए तो और मजे का हो जाता है। जी वो मैं बता रही हूँ आपको आप सहजवान की बात। हाँ, चावल होता है इतना जबरदस्त खुशबूदार, और उसकी बिरयानी बनाई थी जब हम अपने पापा की ननिहाल गए थे, 2 दिन उस बिरयानी की खुशबू और पुलाव की खुशबू थी घर में अंदर। यह एक बड़ी दो मुश्किल ये दिन हो गई है, आजकल के जो चावल हैं ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें उनके इतना ज्यादा अपने खेत के थे चावल जी। नहीं, वो जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं चावल में, तो उसकी वजह से वो जो खुशबू थी, जो जी जी। ये चावल, देखिए ये जो बासमती चावल है ये देहरादून में डेवलप हुआ था, और इसको पठानों ने अफगानिस्तान से जो आए थे उन्हीं ने ये वैरायटी वहाँ पे ये डेवलप की थी, और इसी की बनती थी बिरयानी या पुलाव, जर्दा, ये सारी चीजें। एक और बहुत इस पूरे खानों में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दरगाहों का। जी। इनके बिल्कुल अलग खाने होते थे। हाँ इनके खाने जो होते थे, इनके यहाँ जो लंगर रोज बटता है, आज भी बटता है जी। दरगाहों में बहुत सी, और उस लंगर के जो खाने होते थे वो फर्क होते थे। उसमें ज्यादातर ये रहता था, खिचड़ा है, सतनजा जिसे हम कहते हैं, 7 अनाज को मिला के वो बनाते थे, फिर उसके बाद उसको बांटते थे। और फिर इसके अलावा
ये होता था कि इनका अलग अलग उस मौकों पे लंगर होता था जिसमें शरबत ये पिलाते थे, अलग अलग शरबत आपको खासतौर से मुहर्रम में या या उसके आसपास ईद मिलादुन नबी के मौके पे। अब तो चाय का ज्यादा रिवाज हो तो गया चाय है, हो गया जी। तो लेकिन गर्मियों में शरबत की सबीलें लोग लगाते हैं। पता नहीं कितने किस्म के शरबत होते हैं। जी हाँ किस्में है शरबत की। रमजान के महीने में तो आपको हर 50 मील पे एक नए किस्म का एक नया किस्म का शरबत। या खासतौर से गर्मी के मौसम में खस कभी है, तो फिर जी दूध में और के अंदर पिस्ता और बादाम डाल के जो बनता है शरबत दूध के अंदर, वो बेइंतहा वो लजीज अच्छा होता ये है। इतनी सारी किस्में आ गई हैं अभी। जी हाँ, फिर उसके अलावा अब मैं ट्रेडिशनल उनकी बात जी कर जी रहा हूँ। जी जी तो वो जो इतने शरबत हैं, अलग अलग चीजें तो यही हैं, अलग अलग जहाँ कहीं दूध का है तो पानी में चीनी की मकदार, चीनी की ज्यादा कमी जी। होना, खस डाल देना, नहीं डालना, गुलाब डालना, इस तरह। तो ये जो दरगाहें हैं इनके खाने आपको, अब इनके उर्स के मौके पर खास तौर से जो लंगर होगा बेइंतहा मजे के होते हैं। ये इसमें एक ही किस्म से इनका गोश्त पकाने के तरीके अलग हैं। इनके गोश्त जो बनेंगे वो गोश्त अलग होंगे, फिर उसके बाद वो रोटी गरम गरम और उसके साथ आप खाइए, बेइंतहा लजीज होते बहुत हैं। अच्छी और होती फिर उसके अलावा छोटी छोटी दरगाहें हैं। मैंने खाया एक दरगाह में, जाड़े में था, मैं कहीं से गुजर रहा था वहां से, वो हो रहा था वेस्टर्न यूपी में, वहां पे उर्स चल रहा था, तो मेरे ड्राइवर उनका मुरीद था, कहने लगा आज उर्स है, मैं 5 मिनट के लिए यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर है, मैं जाके हाजिरी देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं भी चलूंगा, चलो। उसके साथ गया, वहां पे बैठा, तो पुआल का फर्श बिछा हुआ था, पुआल उसके ऊपर चादरें पड़ी हुई थी ताकि गर्मी रहे, और उसी के ऊपर दस्तरखान लगे हुए थे, और इस कदर मजे का खाना था जिसकी पीर साहब की। और फिर उसके बाद कव्वालियाँ उनकी चली, थी वो जी। हम लोग थोड़ी देर उनकी कव्वालियाँ सुनी, फिर उसके बाद हम लोग तो चले गए आगे। लेकिन माहौल जो था वो देखने वाला था। वहाँ पे सब अमीर गरीब सब लोग उसी फर्श पे लेटे हुए थे जो दूर दूर से आए थे, और उसी पे आराम कर रहे थे। और फिर सुबह तक वहीं फिर नमाज उन्होंने पढ़ी होगी, और फिर उसके बाद सुबह की कव्वाली, और फिर इस तरह से तो सिलसिला। तो जैसे अलग अभी अलग हम लोग जी। तो अलग अलग टाइमिंग थी फूड की, उनकी अलग अलग चीजें वो देखें चढ़ती रहती थी, बनती रहती थी। अ, अजमेर की देख तो दुनिया में मशहूर है, इतनी बड़ी, जिसकी उसमें हर चीज डाल दी जाती है, जी हर गोश्त चीज। सिवा और उसमें जी हाँ, किसी किस्म का गोश्त नहीं होता है। जी गोश्त नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ताकि नॉन मुस्लिम भी खा नॉन सके। मुस्लिम खा सकें, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। बहुत सी चीजों में गोश्त नहीं होता, जी जी। खिचड़े में भी गोश्त नहीं होता, बहुत इसलिए कि सारी नॉन, किस्में हैं। इनके यहाँ गोश्त का रिवाज बहुत कम है। बहुत कम है। अगर होगा भी तो एक दूसरी चीज अलग बनेगी, नॉन जी मुस्लिम्स के लिए अलग खाना अलग तैयार खाना बनेगा जी। आएगा, वही बनाएंगे नॉन मुस्लिम उस खाने को, उनका लंगर अलग होगा। इस तरीके से होता है। जी जी जी। तो इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनके बहुत बड़ा बहुत से खाने, कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स। दरगाहों के बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है जिनका हम आज नाम नहीं लेते। जी हजरत निजामुद्दीन भूल ही औलिया नहीं जी इलाही जी दिल्ली में है, उनकी जी। दरगाह का इन लोगों बहुत के सारी जो चीजें जो हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा रही थी, बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं क्यों वो उसको लेकर आगे नहीं बढ़ा गया। वरना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रस्में जो थी वो बड़ी अच्छी अच्छी थी। आज भी याद आती हैं जो हमने अपनी मम्मी को या अपनी नानी को करते देखा है, मगर अब हम नहीं कर पाते हैं, उसको क्या करें। देखिए, वक्त बदलता है, तो जब वक्त बदलता है तो बहुत सी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये कि कुछ दिनों के बाद जब सुकून आता है उसमें, तो फिर उसके बाद फिर से लोग रिवाइज करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। आजकल आप देखिए फेसबुक से लोग कितना पुरानी रेसिपीज को जी रिवाइज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के चीजें पका रहे हैं, खाने का शौक हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। हम्म, 50s 60s पार्टीशन के बाद निजाम खत्म हो गया था जमींदाराना, जमींदार खुद गरीब हो गए थे, सब खत्म हो गई थी जमीनें। जी फिर उसके अलावा मिडिल क्लास खत्म नहीं हुआ था, नॉर्दर्न इंडिया का बिल्कुल खत्म सा हो गया था, माइग्रेशन पाकिस्तान मूव कर गए थे लोग, पैसे थे नहीं लोगों के पास, जॉब्स नहीं थी, अफ्लुएंस आई है, दोबारा से पैसा आया है, खाने की तरफ रुझान हो रहा है। मैं देख रहा हूँ म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्लासिकल म्यूजिक
फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, लोग दोबारा से घरारों का रिवाज बढ़ गया है, दोबारा से लोग ड्रेस बनवा रहे हैं, सिलवा रहे हैं, शादियों में थीम मैरिजेस हो रही हैं। अभी जैसे हमारे खाने जो हैं हमारी हमारी तहजीब का हिस्सा हो गए हैं, वो उसका असर हमारी जुबान पर कितना पड़ा? देखिए, बेपनाह लिटरेचर है, बहुत से शेर हैं खाने के लिए, मुझे इस वक्त तो याद नहीं आ रहे हैं। मुझे एक याद आ रहा है, आप कहें तो मैं सुना दूं। जरूर, इरशाद इरशाद। तो है कि कज़ा के बाद भी दम को निकलते देखा है, है कज़ा के बाद भी दम को निकलते देखा है। वाह वाह वाह। अबाबे सीख को करवट बदलते देखा है। ये देखा है। करवट बदलते। तो इस बहुत तरह के बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत बेपनाह मुहावरे शेर बोलते हैं है। जैसे हम लोग मुहावरों में बोलते हैं ना कि गोश्त गया तो गया, दमड़ी भी गई, चमड़ी भी गई। देखिए, अब तो गालिब इस साहब तरह से की जब काफी चीजें हैं। गालिब साहब को भी खाने का बेइंतहा शौक था, और बेइंतहा और फिर वो जब रामपुर गए और नवाब साहब के साथ उनके आम के बाग में घूम रहे थे, जी जी। तफरीह के लिए, सैर के लिए निकले थे, तो वो झुक झुक के एक एक पेड़ पे देखते थे आम को। नवाब साहब ने पूछा क्या देख रहे हैं? उनका, मैं देख रहा हूँ, सुना है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किस आम पे मेरा नाम लिखा। और जी। आम का जहां तक बात जिक्र आया, बताऊं, मैंगो पार्टीज, आम पार्टी आजकल फिर दोबारा आजकल से फिर दोबारा शुरू हो गई हैं जी। शुरू हो अच्छा, गई है। मुझे याद आ रहा है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट करें। ये जो निहारी है वो आसिफ उद्दौला ने शुरू की थी जब इमाम बाड़े बन रहे थे। नहीं नहीं, नहारी नहीं, उन्हीं ने अच्छा। दमपुख्त शुरू की। अच्छा, वो दमपुख्त था, ओके। वो हुआ ये था कि उस साल बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली, ये मिस हुई जा रही थी उस साल। सूखा पड़ा कहत हुआ था, पड़ा था अभी जी। ये कहत था, सूखा था, और तो लोगों के पास पैसा नहीं था। तो हम्म, पहला दुनिया में जो वर्क फॉर फूड, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो था, वो उन्हीं ने शुरू किया था। उसमें इमाम बाड़े और बिल्डिंगें बनाई जाती थी, और दिन के अंदर मजदूर आके काम करते थे, उनको खाना मिलता था, और उसके बाद, और फिर रात के अंदर जो साहिब हैसियत लोग थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे, खाने को नहीं थी, परेशानियां थी, तो वो रात में आके अंधेरे में काम करें, थोड़ा बहुत अलग अलग किस्म के, कोई जरूरी नहीं कि हार्ड वर्क को करें। वो आते थे, काम करते थे, और उनको मिलता था, खाना भी मिलता था और पैसे भी मिलते थे। वो वर्कर जो काम करने आते थे, वो क्या करते थे, कम आंच के ऊपर अपना खाना बंद करके, एक मिट्टी के था उसमें पतीली में बंद करके रख के, उसके ऊपर आटा लगा के, और उसको कम आंच पे रख के चले आते थे, और वो खाना पक जाता था, आंच भी बुझ जाती थी उसके बाद। वो चारों तरफ रात में बड़ा अच्छा लगता था उनको देखते हुए। तो उन्हीं ने पूछा, भाई ये क्या चीज है? जो उनको बताया गया कि ये वर्कर जो काम करते हैं, ये रात में इस तरह से अपना खाना बनाते हैं और सुबह खाते हैं, फिर काम पे आ जाते हैं। तो उन्हीं ने हकीमों से कहा कि भाई इसकी आप स्टडी कीजिए, ये तो बड़ा अच्छा मेथड है। फिर उसके बाद स्टडी हुई कि किस तरीके से इसको, जिसका नाम दमपुख्त है, रखा गया, और वो उन्हीं ने वो पुलाव और फिर इसको सिंह की बहुत सी चीजें जो थी उनकी, उन्हीं ने डेवलप की गई इस मेथड से, जो किया गया था। वो आज उसमें काफी काम हुआ, फिर बाद में लोगों ने अलग अलग, रौसा ने और जमींदारों ने और हकीमों ने उसको परफेक्ट किया, और वो एक बहुत बेहतरीन बना दमपुख्त। तो आज जो पूरी दुनिया में मशहूर है। मैंने वहाँ इस्तांबुल में मैंने एक जगह पे खाया, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मिलता जुलता हमारे, तो कल है तुम्हारे यहाँ से आया है, लखनऊ यहाँ से से हमको। आए। मिट्टी में वो बना के लाते थे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी की, उसके अंदर और फिर उसको लाके सामने तोड़ते थे बड़े स्टाइल से, और उससे निकाल के खिलाते थे। वैसे ही आटा कवर करके उसके ऊपर मिट्टी का ढकना रख के, और उसको आटे से बंद करा हुआ। वो तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं हमारे, ये बहुत सी लोग क्या चीज़। बनती थी, जिसमें बघार हम लोग देते थे। बैगन के भुर्ते के ऊपर एक बघार दिया जाता था, जिसमें प्याज का जो छिलका होता है, एक परत निकाल के उसके अंदर घी रख दिया जाता था, गरम कर दिया जाता था, घी पे गरम करके, फिर उसके बाद उस गरम
आलू के भुर्ते पे बैगन के भुर्ते पे रखा जाता था, उसमें एक जलता हुआ अंगारा क्या रखते थे उसमें जी। वो देते थे और फौरन बंद कर देते थे उसको, आटे से बंद कर देते स्टीम थे, आती तो थी, उसकी जो स्मेल आती थी वो बहुत ही अच्छी बहुत होती थी। अच्छी होती थी। अभी भी करते हैं कुछ घरों में ऐसे, ये हमारे हमारे यहाँ यहाँ भी भी होता उसमें, है, हाँ अभी कभी कभी होता है, लेकिन वेला अभी फ्रेश होना चाहिए। जी अभी 2-3 साल पहले की बातें, यहाँ एक मुस्लिम मुस्लिम इंटरनेशनल मुस्लिम फेस्टिवल हो रहा था, तो ईरानी स्टॉल पर मैं गई, तो वहाँ समोसे, और समोसे के नाम से दे रहे हैं वो सबको। मैंने उठाया, एक खोला, उसमें कीमा भरा हुआ था, क्योंकि यार समोसे तो हमारे यहाँ भी होते हैं, पर समोसों में हमारे यहाँ आलू का भुर्ता होता है। तो शी सेड कि हाँ, आप लोगों ने इसको समोसों का मतलब समोसों से आलू से रिप्लेस कर दिया है, और लेकिन ये हमारी ओरिजिनल है। मैंने कहा अच्छा, तो यानी वो भी हमारे यहाँ ईरान से आई है, जलेबी भी हमारे यहाँ ईरान से आई है। और देखिए ये जलेबी देखिए कि नॉर्थ इंडिया में शायद रबड़ी से खाई जाती है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, बल्कि यूपी के कुछ नॉर्दर्न जो इलाके हैं वहाँ, बाकी पूरे हिंदुस्तान में जलेबी सिर्फ एज प्लेन जलेबी खाई जाती है। देखिए कुछ जलेबी ईरानी भी खाते अलग, हैं उससे, रबड़ी से। जी जलेबी का अलग अलग है। जी, बहुत सी जगह दही से खाई जाती है। दही से खाई लोग जाती की तरफ इलाहाबाद का मैं हूँ, वहाँ पे दही, है। जी, उसके आसपास अवध में दही, दही हकीमों से। का कहना है कि ये बहुत हैवी होती है, दही से खा लो तो हाजिम हो जाती है, हजम हो जाती है। दिल्ली के साइड में आपको रबड़ी से रबड़ी से। मिलेगा। इनका पानी अच्छा था पहले, अब तो जी, खैर काफी खराब हो गया है। बीच बीच में पानी की भी प्रॉब्लम यहाँ भी रही है हमेशा। तो यहाँ भी रबड़ी, यहाँ रबड़ी के साथ खाई जाती है, और अलग जगहों पे अलग तरीके हैं जी, जी। ज्यादातर ये जलेबी दूध के साथ भी खाई जाती है, दूध हम्म, जलेबी। जलेबी हम्म, खाई गई, दूध पीते रहते हैं गरम उसके साथ साथ। हम्म, ये तो तरीका है। जी, अ, आप जो कह रही थी कि ईरान में मैं जा रहा था तेहरान से, पता नहीं किस तरफ जा रहा था, दूसरे शहर जा रहा था। तो रास्ते में मैंने कहा कि भाई यहाँ की कोई मशहूर चीज हो खाने की तो बताना ड्राइवर से, तो वो ले लूंगा। तो उसने कहा लौटते उसने गाड़ी एक जगह रोकी, कहने लगा यहाँ हलवा अच्छा मिलता है, टूटी फूटी इंग्लिश में। मैंने कहा ओके ले चलो। तो उसने हलवा जब देने लगा तो मैंने कहा ये तो सोहन हलवा है। तो वो और वो जो वहां पे बेच रहा था, उस बाहर आया, कहने लगा कि दिस इज सोहन, यानी दिस विलेज इज सोहन एंड दिस इज आ, पुष्पा। तुम कह रहे हो इंडिया का है, ये देखो ये सोहन है और ये हलवा। तो सोहन हलवा भी, अच्छा वो बेसन का ही था बना हुआ। ठीक है था। अब वाह, मेरी समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या चीज यहाँ से यहाँ उधर से गई वहां और क्या। गई हो, वहां से आए, बिल्कुल दोनों बिल्कुल दोनों चीजें हुई हैं, यहाँ से भी बहुत चीजें गई हैं उधर, और उधर से भी बहुत सी चीजें इधर आई हैं। फूड बहुत किस्म के होते हैं, एक स्ट्रीट फूड भी होता है, जी, जी। का अपना लुत्फ है। पूरी दुनिया में अब तो बहुत तो अच्छी बहुत, क्वालिटी का जी, जी, स्ट्रीट फूड जो ढाबों में जी, बनता है और जो ढाबों में होता है पब्लिक फूड, वो उसका अपना एक अलग होता है। वो ज्यादा चटपटा होता है, चालू होता है, और कुछ चीजें उसमें बहुत मजे की होती हैं। अगर आप पुरानी दिल्ली में हो तो आपको हर एक घंटे पे एक नया चीज बेचता हुआ एक आदमी आ जाएगा। पता चला कभी कोई चीज बेच रहा है, कभी उसमें खिचड़ा बेच रहा है, तो कोई आ गया वो हलीम लेके आ गया एक एक छोटी सी पतीले में, और वो 1 घंटे में उसने बेचा और चला गया। फिर एक फिक्स यहाँ पे आके बैठ जाएगा। कभी फुल्कियाँ, दही फुल्की 4 बजे से शुरू हो जाएगी आना। फिर उसके अलावा कोई इस तरह की एक लंबी लिस्ट है जो दिन भर चलती रहती है, और हर बस्ती में, हर शहर की आपको इस तरह के फूड मिलेंगे। जी, 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 बहुत जी, जी। जमाने से लोग बेच रहे हैं, और उनके बेचने का भी एक तरीका, वो आवाज लगाने का, वो आवाज सुन के लोग, बच्चे आ जाएंगे, सामान लिया और फिर घर चले गए, और फिर ये खाते हैं। वो तो सर्दियों में मूंगफली वाले आते थे, रेवड़ी वाले आते थे, वो तो गजक चीजें, सर्दियों में गजक गजक वाले आते थे जी। तो वो देखिए सब हमारे कल्चर का हिस्सा रहे हैं,
और तो अभी और आप फाइनल टेक कुछ हमें दे दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि खाना जो होता है ये इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग खानों के। अब आजकल जो खाने पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यूरोपियन फूड, इटालियन फूड, चाइनीज फूड। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हिंदुस्तान में जो भी खाना आता है वो इंडियनाइज हो जाता है। हाँ ये चाइनीज जो यहाँ पे आया वो बिल्कुल इंडियन चाइनीज हो चुका है, के अंदर उसी तरह तड़के लगने लगे, उसी तरह वो हो गए। इटालियन फूड को भी काफी हद तक अब हमने तो देखा है पास्ता में भगार लगाने लगे हैं भाई। कि वो उसमें भी वो लगा के हम लोग अपने टेस्ट में उसको शामिल कर लेते हैं। और खाना का एक बड़ा रिच ट्रेडिशन है हिंदुस्तान में, खास तौर से ये मुगल फूड या अवध का जो जो ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेडिवल पीरियड के अंदर। खाना तहजीब से जुड़ा हुआ है और उसका एक एफ्लुएंट सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी तरफ पॉपुलर फूड होता है जो आम जनता जिसको बनाती है, वो भी खाना बहुत मजे का होता है, जिसे हम स्ट्रीट फूड कहते हैं या घरों में होता है। फेस्टिवल्स के अलग खाने हैं। तो हमारे यहाँ इतने ट्रेडिशंस हैं जिस पे घंटों बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ वो भी कम होगा। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।